जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है कठपुतली। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। पायल अभी तक नाश्ता नहीं बना। हाँ पापा जी अभी लाई। थाली टेबल पर रखते हुए निकलने लगती है। ये क्या, सादा पराठा और अचार। आलू के पराठे नहीं बनाए, जबकि रात को ही बता दिया था। तुम्हें तो आजकल कुछ सुनाई नहीं देता। मैं भूल गई थी। आज सुबह से ही रसोई में इतनी गर्मी लग रही है। मैंने जल्दी में सबके लिए यही बना दिया। जून का महीना है, गर्मी नहीं होगी तो क्या बर्फ गिरेगी। तुम्हें तो बहाना चाहिए। जब से पैर भारी हुए हैं, रोज के नए नाटक, कामचोरी के बहाने। ससुर दिनेश जी तुनक्कर बोले। उनकी पसंद का नाश्ता नहीं था, पर दवाई लेनी थी, इसलिए बेमन से पराठा खा लिए। अच्छा सुनो बहू, 2 दिन बाद कैलाश आ रहा है। उसके पेपर खत्म हो गए हैं। इन छुट्टियों के बाद नौकरी पर जाएगा। उसका कमरा साफ करवा देना और उसकी खातिरदारी में कमी न रखना। बेचारा कम बोलता है, इसका मतलब हम उसे पूछे ही नहीं। ऐसा ना हो, ध्यान रखना। पायल हाँ में सर हिलाकर काम पर लग जाती है। दिनेश जी के 2 बेटे हैं, सुरेश और कैलाश। इनकी पत्नी लीला का देहांत एक गंभीर बीमारी के चलते कई वर्षों पूर्व हो चुका है। पायल सुरेश की पत्नी है, घर की बड़ी बहू है। घर में सास न होने की वजह से ससुर जी का ही बोलबाला है। एक तरह से देखा जाए तो ससुर जी कई वर्षों से घर संभाल रहे थे, इसलिए उन्हें घर गृहस्थी रसोई हर मामले में हस्तक्षेप करने की आदत सी हो गई। आखिर दोनों बच्चों को उन्होंने पाला था, एक माँ और पिता दोनों बनकर। अब जब पायल बहू बन के आई तो वे सास और ससुर दोनों का किरदार बखूबी निभा रहे थे। उनके अंदर सास जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। पायल को वे कभी भी डांट देते हैं। खाने पीने, साफ सफाई में कोई कमी हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। असल में वे ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कहीं सास बिना ससुराल समझकर बहू पूरे घर पर कब्जा न कर ले और उन्हें वृद्धाश्रम के द्वार पर पहुंचा दे। इसलिए वे शुरू से ही घर परिवार की पूरी लगाम अपने हाथों में लिए हुए हैं। अब घर में कोई भी फैसला हो, पहले दिनेश जी की रजामंदी बहुत मायने रखती थी। उनके बिना सहमति के घर में एक पत्ता नहीं हिलता था। 1 साल में पायल पूरी तरह अपने ससुर जी के व्यवहार से वाकिफ हो गई है और इसी के चलते वो सारा काम समय पर कर लेती। मगर अब 5 महीने की गर्भावस्था में उससे काम बन नहीं रहे थे। तबीयत भी कभी नरम कभी गर्म हो जाती है। उसने कई बार कहा कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ, मगर उसके चले जाने से घर के कामकाज रुक जाते। इसीलिए दिनेश जी उसे मायके भी नहीं जाने दे रहे थे, या ये बोलते तुम्हारे वहाँ हमारे घर जैसी सुख सुविधाएं नहीं है, बहाना बनाकर रोक देते। अब दूसरे शहर से पायल की देवर कैलाश, जो कि इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रहे हैं, वे छुट्टियों में घर आ रहे हैं। स्वभाव से सीधा सरल लड़का, मगर बोलता जरा कम है। मतलब जितनी जरूरी हो उतनी ही बात कहकर चुप हो जाता है। 2 दिन बाद कैलाश घर आ जाता है। दिनेश जी अपनी बहू से नाश्ता ठंडा लाने को बोलते हैं। बेटा देख, तेरी भाभी ने ठंडा आम पन्ना और बढ़िया समोसे बनाए हैं। भैया जी कैसे बने हैं, पायल पूछने लगती है। हाँ मैं सर हिलाकर जवाब दिया और खा पीकर अपने कमरे में चला गया। पायल सोचने लगी, 2 शब्द बोलकर तारीफ कर देते तो क्या चला जाता। कैलाश को आए 3 दिन हो चुके हैं। पायल दिन रात लगी रहती है। ससुर जी भी बीच बीच में कैलाश के लिए भी बेल, खसखस का शरबत तो कभी तरह तरह के नमकीन, सूखा नाश्ता उसके हाथ उसके कमरे में भिजवाते रहते हैं। मगर वो सिर्फ मैं ले लेता हूँ बोल चुप हो जाता। कभी अपनी भाभी से उनके बारे में, सेहत के बारे में कुछ नहीं पूछता। ये बात पायल को अच्छी नहीं लगती, मगर ससुर जी का ऑर्डर मान चुप रहती और सोचती कुछ ही दिनों में चले जाएंगे, क्या बोलना। एक दिन पायल उसके कमरे में नींबू पानी देने आई तो उसे चक्कर आ गया। कैलाश ने अपनी भाभी को पकड़ सोफे पर बिठाया। आप क्यों कमरे में बार बार आती हैं, अपना ध्यान रखिए। सुन, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वो नींबू पानी कैलाश भाभी को पिला देता है। भाभी आप मुझे बताएं क्या बात है। भैया जी क्या कहूँ, किससे कहूँ, मेरी सुनने वाला कोई नहीं इस घर में। मैं मदद करूंगा, एक बार बोलिए तो। भैया जी, माँ जी होती तो अलग बात थी। ससुर जी से दिल की बात कैसे बोलूं। अगर कुछ कहने जाती तो वो कहते तुम बहाने बना रही हो, काम चोरी करती हो, पूरे समय इतनी गर्मी में रसोई में खड़ी रहती हूँ। अगर गलती से बैठ जाऊं तो 4 बातें सुनाते हैं, उनके मन का नहीं बना पाऊं तो गुस्सा हो जाते हैं।
आपके भैया को भी कितनी बार बताना चाहा, मगर वे यही कहते हैं, पिताजी ने हमें माँ बाप दोनों का प्यार बराबर दिया है, इसलिए तुम उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखना। जैसा कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। आपके भैया घुमाने ले जाना तो बहुत दूर की बात है, 2 घड़ी पास बैठना पसंद नहीं करते। कहते हैं तुम मोटी बेडोल होती जा रही हो, खाना पीना कम करो। अब आप ही बताओ, एक साधारण इंसान भूख कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं तो माँ बनने वाली हूँ। इस समय भूख लगती है, इसलिए वजन बढ़ गया है, सूजन भी आ गई है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि कस्बा होने के कारण मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। जरूरत पड़ी तो क्या करूंगी, कहते हुए सिसक पड़ी। आप आराम से अपने कमरे में जाएं, मैं कुछ करता हूँ। शाम को कैलाश बाजार से एक टेबल फैन लाकर लगा देता है, साथ में एक कुर्सी, जिस पर बैठकर वह आराम से चॉपिंग के काम कर सके या थकान के समय सुस्ता सके। ये देख दिनेश जी बोले, क्या जरूरत है ये सब करने की, आखिर कितनी देर रसोई में रहती है। कैलाश कुछ नहीं बोला। अगले दिन अपनी भाभी को कुछ हल्के आरामदायक सूट पकड़ा देता है। पापा जी, भैया जी मेरे लिए यह कुछ सूट दिए हैं, आपकी इजाजत हो तो पहन सकती हूँ। कैलाश का नाम सुनकर वो मना नहीं कर पाए। ठीक है बहू, अपनी भाभी के लिए लाया है, पहन लो। सुरेश भैया के जाने के बाद अपनी भाभी को लेकर हॉल में बैठ कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम, अनुलोम विलोम बताने लगा। दोनों देवर भाभी कुछ देर प्राणायाम वगैरह करते रहे, जिसे देख दिनेश जी मुंह बनाकर एक तरफ बैठे थे, मगर बोले कुछ नहीं। अगले दिन पायल सोफे पर बैठी ही थी, तभी कैलाश उन्हें पानी का गिलास पकड़ा देता है, जिसे देख दिनेश जी के सब्र का बांध टूट जाता है। कैलाश, ये क्या अनर्थ करते हो, अपनी भाभी के लिए कोई ऐसा करता है, लोग क्या कहेंगे। कभी रसोई में कुर्सी पंखा लगा रहे हो, सूट लाए, योगा प्राणायाम करवाते हो, यही क्या कम है। जो भी कुछ तुम कर रहे हो सही नहीं है। तुम यहाँ कुछ दिन के लिए आए हो, अपने काम से काम रखो। पापा, क्या अनर्थ कर दिया मैंने, भाभी माँ की 2 दिन देखभाल कर ली तो क्या बुराई इसमें, वे भी तो हम लोगों के लिए कितना कुछ करती है। सारा दिन एक पांव पर खड़े रहकर आप और भैया को संभालती है। उनके पैर में कितनी ही सूजन हो रही हो, और क्यों ना हो, जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ, भाभी घर में सिर्फ काम ही करती है, कोई उनसे अच्छे से नहीं बोलता, ना अपना भैया। पापा, ये भाभी का सास बिना ससुराल है, माँ होती तो इनके दिल की व्यथा समझती, भाभी के आंसू पोंछ लेती, दर्द समझती, पर हम लोग तो मर्द हैं, दर्द कैसे समझेंगे। इतने में सुरेश घर आ चुका था। कैलाश, पिताजी से किस तरह से बात कर रहे हो तुम। भैया, मैं तो सिर्फ पापा को समझा रहा हूँ कि भाभी को इस समय हम लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम उन्हें घर में एक चलती फिरती कठपुतली ना समझे, उन्हें भी थकान दर्द होता है, ये आप लोग क्यों नहीं समझते। और मैं तो कुछ दिन बाद चला जाऊंगा, मगर मैं चाहता था कि आप लोग भाभी की अच्छे से देखभाल करे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखे। अगर कभी खाने में कुछ बना नहीं पाए तो उन्हें डांटे नहीं। भैया, आप उन्हें ऑफिस से आते जाते ताने ना कसे, आप तो चले जाते हैं। दिन भर उनके दिमाग में यही बातें घूमती रहती है, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अभी आप लोग उनकी परेशानी नहीं समझ रहे हैं, जब कल को एक नन्हे मेहमान के संग जब काम और बढ़ जाएगा तो आप दोनों और ज्यादा चिड़चिड़ाएंगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, तब भाभी पर क्या गुजरेगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए कहता हूँ, आप लोग थोड़ा संभल जाइए और उनका सहयोग कीजिए, नहीं कर सकते तो कोई काम वाली लगा दीजिए। बेटा कैलाश, तू एकदम सही कहता है, तेरी माँ होती तो इसकी परेशानियों को समझती, हम तो बस दिन भर इस पर हुक्म चलाते हैं। तू दूर होकर भी समझ गया, और हम यहाँ साथ रहकर भी कुछ समझते नहीं। बहू, मुझे माफ करना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमसे जितना बने उतना काम करो, एक काम वाली तुम्हारे लिए लगवा देता हूँ, साथ में कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ, जहाँ जाकर तुम्हारा मन बहल जाएगा। काम का क्या है, वो हम सब संभाल लेंगे, तुम बस खुश रहा करो। और सुरेश, आज से ध्यान रहे, मेरी बहू को तुम्हारी बातों से कोई चोट ना पहुँचे। साथ में आज तुम दोनों कहीं घूम आओ, अच्छा लगेगा। पायल मन ही मन अपने देवर को धन्यवाद दे रही थी, साथ में सोच रही थी, भले ही कम बोलता है पर समझता ज्यादा है, ये भी एक खूबी ही है। और मेरा सास बिना ससुराल जरूर है, मगर अपनी बात अपने देवर से साझा कर उसने अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था, और अब से वो
कठपुतली की तरह नहीं, आराम से अपनी जिंदगी जिएगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।